चंद डॉलर से शुरू होने वाली ये कंपनी आज 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की वैल्यू रखती है। एक छोटे से स्टोर से शुरू होने वाला ये सफ़र आज पूरी दुनिया में फैल चुका है, जहां इस कंपनी के स्टोर्स की तादाद 38,000 से भी ज़्यादा है और ये दुनिया के 80 से ज़ायद मुल्कों में मौजूद है। इसीलिए जहां भी बात कॉफ़ी की आए वहां स्टारबक्स का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो बात हो रही है स्टारबक्स की, जिसने कॉफ़ी को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। चाहे वो अमेरिका हो या एशिया, अफ्रीका हो या यूरोप, स्टारबक्स हर जगह पहुंच चुका है। लेकिन ये सफ़र इतना आसान भी न था जितना सुनने में लगता है। चलिए जानते हैं कि इस सफ़र में क्या क्या हुआ। लेट्स डाइव इन। Coffee has a flavor, an aroma, a deep down satisfying goodness all its own. And our coffee has something extra. अमेरिका में कॉफ़ी बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन कॉफ़ी कल्चर 1950s के बाद तेज़ी पकड़ता है। इसकी एक वजह टीवी कमर्शियल्स भी थे। Smell good ground coffee. Folgers coffee? You bet. Richest because it is blended with rare aged coffee beans. जिनमें कॉफ़ी को मुख्तलिफ अंदाज से दिखाया जाता, कभी सुबह के नाश्ते में और कभी ऑफिस आवर्स में कॉफ़ी ब्रेक के नाम पे। उस वक़्त ज़्यादातर कॉफ़ी रेस्टोरेंट्स में मिलती थी या लोग घर में ख़ुद कॉफ़ी बनाया करते। ईयर 1971 में 3 दोस्त जेफ सीगल, जेरी बाल्डविन और गॉर्डन बोकर इसी मौका से फ़ायदा उठाते हैं और वॉशिंगटन के अंदर सिएटल में एक जगह पाइक प्लेस मार्केट में अपना कॉफ़ी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसका नाम रखते हैं स्टारबक्स। हर एक दोस्त $1500 इन्वेस्ट करता है और इसके साथ $5000 बैंक लोन भी ले लिया जाता है और इस तरह स्टारबक्स स्टार्ट हो जाती है। शुरू में ये सिर्फ कॉफ़ी बीन्स, टी और स्पाइसेस बेचने का बिजनेस होता है और यहाँ कॉफ़ी बना के सर्व करने वाला काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ होता। स्टारबक्स की क्वालिटी कॉफ़ी का चर्चा होने लगता है और पहले 9 महीनों में ही कंपनी $46,832 कमा लेती है। लेकिन खर्चे निकाल के उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं बचता। लेकिन फिर भी कंपनी बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए उधार लेके एक दूसरा स्टोर भी खोल लेती है। अब बिजनेस आगे बढ़ने लगता है तो स्टारबक्स नए लोगों को हायर करना शुरू कर देती है। मई 1982 तक स्टारबक्स अपना 5वां स्टोर खोल चुकी थी और यही वो साल होता है जब स्टारबक्स की किस्मत बदलने के लिए इस स्टोरी में एंट्री होती है हावर्ड शल्ट्ज की। क्योंकि इसी साल स्टारबक्स हावर्ड शल्ट्ज को अपना डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग बना लेती है। लेकिन ये बात एक साल पुरानी है जब 1981 में हावर्ड पहली मर्तबा स्टारबक्स का विजिट करते हैं। दरअसल हावर्ड शल्ट्ज खुद उस वक़्त एक और कंपनी जो कि कॉफ़ी मेकर्स बनाया करती थी उसमें जॉब कर रहे होते हैं। जैसे ही हावर्ड को स्टारबक्स के बारे में पता चलता है तो फ़ौरन इसकी विजिट को आते हैं। शल्ट्ज, जिनको स्टारबक्स में काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है और इसी वजह से वो 1982 में स्टारबक्स को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उससे अगले साल यानी 1983 में स्टारबक्स शल्ट्ज को इटली भेजती है। इटली में ही कॉफ़ी बार्स का कल्चर देख के शल्ट्ज के जहन में एक आइडिया आता है। ये वो आइडिया था जो स्टारबक्स की किस्मत बदलने वाला था। हावर्ड शल्ट्ज यही कल्चर अमेरिका में भी इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे। उनके जहन में आता है कि लोगों को क्यों ना एक जगह पे जोड़ा जाए, बजाय इसके कि लोग अपने घरों में जाके खुद कॉफ़ी बनाएं। उनको यहीं पे बहुत अच्छी किस्म की कॉफ़ी पिलाई जाए जिससे उनके अंदर स्टारबक्स से अटैचमेंट बढ़े, उनको ऐसा एक्सपीरियंस मिले जो उनको घर में या बाकी रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलता। ऐसा आइडिया इसलिए उनके जहन में आया क्योंकि अमेरिका में अब ऐसा ट्रेंड नहीं आया था। ये आइडिया लेके वो वापस सिएटल पहुंचते हैं और कंपनी के मालकान से उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन वो राज़ी नहीं होते। उनके मुताबिक कॉफ़ी बीन्स के बिज़नेस में ही वो अच्छे जा रहे हैं, उन्हें कॉफ़ी बार्स बनाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन शल्ट्ज की अपनी बात पे अड़े होने की वजह से उनको उसकी बात माननी पड़ती है। इसलिए जब नेक्स्ट स्टोर खोला जाता है तो कंपनी शल्ट्ज को एक कॉफ़ी बार खोलने की इजाज़त दे देती है और 1984 में स्टारबक्स अपना पहला कॉफ़ी बार खोलती है। मज़े की बात ये कि ये आइडिया सक्सेसफुल रहता है, कस्टमर्स की तादाद बढ़ने लगती है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि यह सफ़र आसान न था। कंपनी के मुताबिक वो कॉफ़ी बीन्स के बिज़नेस से हट नहीं सकते। पहले ही कंपनी प्रॉब्लम्स का शिकार है और एक और नए आइडिया पे हम अभी काम नहीं कर सकते। इस बात से गमज़दा हो कि शल्ट्ज 1985 में स्टारबक्स को छोड़ देते हैं। लेकिन ये बात अब उनके दिलो दिमाग में बैठ चुकी थी और इसको वो छोड़ नहीं सकते थे।
इसीलिए स्टारबक्स से रिजाइन करने के बाद वो जनवरी 1986 में इल जियोर्नल कॉफ़ी कंपनी के नाम से अपना कॉफ़ी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। 1987 में गॉर्डन बुकर स्टारबक्स को छोड़ देते हैं, जिससे कंपनी पे मज़ीद बोझ बढ़ जाता है और इन्हीं मसलों की वजह से आखिर स्टारबक्स को सेल करने का फैसला किया जाता है। अब क्योंकि स्टारबक्स हावर्ड शर्ल्स की पहली और आखिरी मोहब्बत थी, इसलिए शर्ल्स कुछ दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर स्टारबक्स को $3.8 मिलियन में खरीद लेते हैं। It wasn't any risk because I had no money. I had to go out and find investors. It was very hard to find investors to believe in what I was trying to do. हावर्ड अपनी पहली कंपनी इल जियोर्नल और स्टारबक्स को मर्ज कर देते हैं और यूं स्टारबक्स कॉरपोरेशन अपना नया सफर स्टार्ट करती है। सबसे पहला काम जो हावर्ड शर्ल्स ने किया वो था स्टारबक्स को ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुंचाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कल्चर का हिस्सा बनते जाएं। इसलिए छोटे छोटे कैफेज की शक्ल में स्टारबक्स की एक्सपेंशन का काम शुरू होता है। इसके साथ दूसरा काम अपनी हाई क्वालिटी कॉफ़ी की प्राइसिंग थी। दरअसल उस वक़्त ज़्यादातर अमेरिकन्स बड़ी मुश्किल से एक कॉफ़ी के लिए 50 सेंट्स तक दिया करते, लेकिन हावर्ड ने ये कीमत $3 तक रख दी और इसके साथ कस्टमर्स को दिए जाने वाले माहौल पे भी फोकस किया। ऐसा न था कि कस्टमर्स आए, कॉफ़ी ले और चला जाए, बल्कि अपने कॉफ़ी कस्टमर्स को वो एक्सपीरियंस देने के लिए वहाँ पे कंफर्टेबल चेयर्स का इंतज़ाम किया जाता, साथ में हल्का हल्का जैज़ म्यूज़िक बजाया जाता और इसके साथ वहाँ पे ऐसी लाइटनिंग का इंतज़ाम किया जाता कि माहौल बन जाता। मशीन की बजाय हाथ से कॉफ़ी बनाने का कल्चर पैदा किया गया। इसको इतना ज़्यादा पसंद किया जाने लगा कि घर और ऑफिस के बाद स्टारबक्स सब के लिए एक तीसरी ऐसी जगह बन गया जहां लोग अपना ज़्यादातर वक्त गुजारना पसंद करते। हावर्ड शर्ल्स का ये आइडिया इतना कामयाब होता है कि अगले 4 सालों में स्टारबक्स अमेरिका में 100 से ज़्यादा स्टोर्स खोल चुकी थी। ईयर 1992 में ये कंपनी पब्लिक भी हो जाती है। पब्लिक होने का मतलब ये है कि जब कोई भी कंपनी पहली मर्तबा अपने शेयर्स मार्केट में बेचती है। इस तरह एक शेयर की कीमत स्टारबक्स ने $17 रखी और पहली मर्तबा ही $25 मिलियन इकट्ठा कर लिए। शर्ल्स ने अपने एक्सपेंशन के आइडिया को मज़ीद जारी रखा और ईयर 1996 में स्टारबक्स अपना पहला स्टोर नॉर्थ अमेरिका से बाहर जापान के अंदर खोलती है। 1997 में सिंगापुर के अंदर और फिर 1998 में यूरोप के अंदर। इसके बाद 1999 में चाइना की बारी आ जाती है और ये वो वक्त था कि कॉफ़ी मार्केट को स्टारबक्स डोमिनेट कर रही होती है। 2000 में हावर्ड शर्ल्स कंपनी के CEO की पोजीशन से रिज़ाइन कर देते हैं और कंपनी के चेयरमैन का रोल अपने पास रखते हैं। शायद इसलिए कि अब हावर्ड ने ये सोचा होगा कि कंपनी अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है, और ऐसा था भी। इसके बाद कंपनी अपने स्टोर्स की तादाद में इजाफा करती जाती है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट्स हासिल किए जा सकें, और शायद यही वो गलती होती है जिससे स्टारबक्स को नुकसान उठाना पड़ता है। प्रॉफिट्स के चक्कर में कंपनी उस काम को छोड़ देती है जिसके लिए कस्टमर्स स्टारबक्स से मोहब्बत किया करते थे, और वो था वो एक्सपीरियंस जो हावर्ड शर्ल्स ने उन्हें दिया था। कॉफ़ी की क्वालिटी गिरना शुरू हो जाती है। हाथ से खुद कॉफ़ी बनाने की बजाय ऑटोमेटेड मशीन्स इसकी जगह ले लेती हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है और लोगों में स्टारबक्स अपनी वैल्यू खो जाती है। इस सब को देखते हुए कंपनी शर्ल्स को 2008 में दोबारा स्टारबक्स का CEO बना देती है। आते साथ ही शर्ल्स एक एक करके वो सब चीज़ें बहाल करते हैं जिस वजह से स्टारबक्स जानी जाती थी। इजाफी स्टोर्स को बंद कर दिया जाता है ताकि क्वालिटी पे फोकस किया जा सके। इसके साथ बैरिस्टाज की हाथ से कॉफ़ी बनाने की ट्रेनिंग का दोबारा आगाज़ किया जाता है। वापस वही क्वालिटी कॉफ़ी बीन्स लाए जाते हैं ताकि लोगों को वही माहौल दोबारा दिया जा सके। इसी का नतीजा ये निकलता है कि एक मरतबा फिर स्टारबक्स वापस उसी ट्रैक पे आ जाती है। उस वक्त क्योंकि फेसबुक भी आ चुकी थी, इसलिए इसका फ़ायदा उठाते हुए फेसबुक और ट्विटर पे अपना बिजनेस पेज भी बना लिया जाता है। फिर 2014 में कंपनी ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए स्टारबक्स मोबाइल ऑर्डर एंड पे भी स्टार्ट करती है, जिससे कंपनी की सेल्स में इजाफा होता ही है, लेकिन इसके साथ डिजिटल एज में भी कंपनी अपने कदम जमा देती है। 2015 में स्टारबक्स का नेट रेवेन्यू $19.2 बिलियन, जबकि नेट इनकम $2.7 बिलियन तक पहुंच जाती है। 2016 में हावर्ड शर्ल्स एक मरतबा फिर CEO की पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं
और इस तरह आज भी स्टारबक्स एक हर दिल अजीज कंपनी है। आखिर में बताता चलूँ कि ये सब कंपनीज दूध की धुली भी नहीं होती। टैक्स से बचना और इस तरह के काम ये सब करती हैं। इनके हाथ बिल्कुल साफ भी नहीं होते। लेकिन इस स्टोरी में हमारे लिए नए आइडियाज़ पे काम करने और अपने ख्वाबों के लिए कुर्बानी देने का एक लेसन भी मिलता है, जिसे हमें सीखना चाहिए, जैसे हावर्ड शर्ल्स ने किया। हावर्ड शर्ल्स का बचपन भी गुर्बत में गुजरा, लेकिन जैसा उसने अपने आइडियाज़, अपने ख्वाबों को लेके किया, उसमें हमारे लिए एक सीख मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए बने रहिए।